अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी लेक्चर बॉटनी। हम बायोलॉजी सेकंड ईयर में जो पढ़ रहे थे दैट वाज अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने कल के लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होगा, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो नर्वस सिस्टम आपकी पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ है दैट इज़ नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि न्यूरॉन्स की शक्ल में है। कौन कौन सी न्यूरॉन्स हैं? इनमें हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाती हैं और मोटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं जो मैसेज को स्टिमुलस जहाँ पर आ रहा है वहाँ से आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती हैं, सेंस करती हैं चेंज को। मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो कि मैसेज को रिस्पॉन्स की शक्ल में वापस लेके आती हैं इफेक्टर्स तक। तो इस तरह से इसके अलावा कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं दे मे बी फॉर्म गैंग्लिया एंड द नर्व्स। गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया आर द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। द नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी कि जो नर्व्स हैं वो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बंडल्स हैं जो आपस में कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अब ये जो नर्व्स हैं दे मे बी सेंसरी, दे मे बी मोटर, दे मे बी मिक्स्ड नर्व्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स दे कंडक्ट, यानी किस डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स जा रही है। अगर ये जा रही है टुवर्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देन इट इज़ सेंसरी नर्व। अगर ये अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इन टुवर्ड्स द इफेक्टर्स जा रही है देन इट इज़ मोटर न्यूरॉन। और अगर ये नर्व जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रही है देन दे आर नॉन एज द मिक्स नर्व। ह्यूमंस में हमारे पास 12 पेयर्स हैं नर्व्स के विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड लीड टू द ब्रेन, यानी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी नर्व्स हैं जो ब्रेन की तरफ जाती हैं, ब्रेन से दूर जाती हैं, उनके अंदर आपके पास 12 पेयर्स हैं जिनको आप सेरिब्रल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। सम ऑफ दीज नर्व्स आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड। स्पाइनल कॉर्ड के साथ अगर आप एसोसिएशन देखें तो 31 पेयर्स हैं। ऑल दीज नर्व्स आर मिक्सड हैविंग फाइबर्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी मिक्सड हैं। ब्रेन में आपके पास तीनों किस्म की नर्व्स पाई जाती हैं। मोटर न्यूरॉन्स फॉर्म सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, जो आपके अपने कंट्रोल में है मूवमेंट, विच आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द बॉडी, जैसे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट हो गई। मोटर न्यूरॉन्स ऑल्सो फॉर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स बाय इन्फ्लुएंस ऑर्गन्स, जिसमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज आते हैं जैसे आपके कुछ ऑर्गन्स का एकदम से रिस्पॉन्स, आपके ग्लैंड्स का रिस्पॉन्स, स्मूथ मसल्स का रिस्पॉन्स जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज from the middle portion of the spinal cord and almost terminate in ganglia that lie near the cord। तो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन फाइबर्स होते हैं जो कि मिडल, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके मिडल पोर्शन से स्टार्ट हो रहे हैं और वहीं पास ही स्पाइनल कॉर्ड के पास ही गैंग्लियंस में ये जो फाइबर्स हैं ये एंड हो रहे होते हैं। दिस सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द एमरजेंसी सिचुएशन एंड इज़ एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट। तो ये सिस्टम जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। एकदम से आपको खौफ आ गया, एकदम से गुस्सा आ रहा है, जो भी एमरजेंसी सिचुएशन है उसमें इसको हम फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इट डायलेट द प्यूपल एंड इनहिबिट द डाइजेशन ऑफ फूड। आपकी आंखों का जो प्यूपल है वो बड़ा हो जाता है, जैसे आंखें फैल जाना जिसे कहते हैं। इसके अलावा फूड की डाइजेशन जो है वो रुक जाती है, जैसे बाज़ औक़ात गम में हमें भूख नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा खुशी हो हमें भूख नहीं लगती है, तो ये डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है। हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स हैं उनमें हमारे पास फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग द वेगस नर्व टुगेदर विद द नर्व्स फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स निकल रही हैं। इट प्रमोट ऑल द इंटरनल रिस्पॉन्सेज विच आर एसोसिएटेड विद द रिलैक्स, यानी ये आपको रिलैक्स करता है। जैसे प्यूपल अगर आपका सिंपैथेटिक कंडीशन के अंदर डायलेट कर गया तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डाइजेशन अगर रुक गई है तो इसको प्रमोट करेगा, हार्ट बीट अगर तेज़ हो गई है तो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिनमें 3 डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया हुआ है, पार्किंसन डिजीज़, एपिलेप्सी और अल्जाइमर डिजीज़ को डिस्कस किया हुआ है। पार्किंसन डिजीज़ क्या है? इट इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंट्री ट्रिमर्स, यानी आपकी बॉडी को ट्रिमर्स लगते हैं, झटके लगते हैं। डिमिनिश मोटर पावर एंड रिजिडिटी, आपकी जो रिस्पॉन्स करने की पावर है वो कम हो जाती है, बॉडी रिजिड हो जाती है। मेंटल फैकल्टीज़ आर नॉट अफेक्टेड, हाँ मेंटली आप जो है ना वो नॉर्मल होते हैं इस डिज़ीज़ में।
द डिजीज़ इज़ बिलीव टू बी कॉज्ड बाय द सेल डेथ इन ब्रेन एरिया दैट प्रमोट द डोपामिन। कहते हैं कि ये होता ही इस वजह से है कि आपका ब्रेन का वो हिस्सा जो डोपामिन बना रहा है उसके सेल्स डेड हो गए हैं। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ रिजल्ट इन 50s एंड 60s, 50 से 60 साल की उम्र में होती हैं। द डिजीज़ स्लोली प्रोग्रेसिव, द पेशेंट में लीव फॉर मैनी ईयर्स। द डिजीज़ में रिजल्ट बाय हेड ट्रॉमा। तो वो कहते हैं कि मतलब इस डिजीज़ का ये नहीं है कि एकदम से बंदा मर जाएगा, और या आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट करती है। तो इससे हेड ट्रॉमा भी हो सकता है, यानी ब्रेन में झटके भी लग सकते हैं। इफ़ेक्टिव ड्रग इसके लिए क्या है? एल-डोपा, अ नेचुरली अकरिंग प्रोटीन कॉल्ड द ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड neurotropic factor has been shown boost uptake of dopamine when delivered to lab rats and monkeys। तो एक प्रोटीन को इस्तेमाल किया गया जो डोपामिन के अपटेक को बढ़ाता है, लेकिन अभी इसका जो तजर्बा है वो रैट्स वगैरह में किया गया, मंकीज़ में किया गया। ह्यूमन के ऊपर जो है वो अभी इसका ट्रीटमेंट जो है वो कहते हैं कि मे बी फ्यूचर में हम इसको यूज़ कर लें। एपिलेप्सी जिसे कॉमन उसमें मिर्गी कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द convulsive disorder of nerves which are characterized by abrupt transient symptoms of motor, sensory, psychic और autonomic nature। तो इसमें क्या होता है कि एकदम से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, आपकी मोटर न्यूरॉन्स आपके कंट्रोल में नहीं होती, सेंसरी जिसमें झटके लगते हैं बॉडी को, फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद चेंज इन कॉन्शियसनेस, यानी बंदा बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहता, बिल्कुल जो है वो बेशऊर सा हो जाता है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं रहती है। These changes are believed to be secondary to sudden transient alternation in brain function associated with excessive rapid electrical discharge in the grey matter। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है उसमें तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और साथ ही ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। द ऑनसेट ऑफ एपिलिप्सी इज़ यूजली बिफोर द एज ऑफ 30। लेटर एज ऑनसेट सजेस्ट ऑर्गेनिक डिजीज़। तो आमतौर पर जो एपिलिप्सी है वो 30 साल की उम्र से पहले होती है, और इसके बाद की अगर एज के अंदर इस तरह के झटके वगैरह लगेंगे तो वो एपिलिप्सी नहीं होगी, वो ऑर्गेनिक डिजीज़ कहलाएगी। इन सम पेशेंट्स इमोशनल डिस्टर्बेंस प्ले आ सिग्निफिकेंट ट्रिगर रोल। हाँ, कुछ लोगों में इमोशनली जो डिस्टर्बेंस है वो भी एपिलिप्सी की वजह बनती है। तो क्या है? इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द स्टडी ऑफ एपिलिप्सी। एंटी कन्वर्सेंट ड्रग्स आर यूज्ड। अल्कोहल एग्रीवेट्स एपिलिप्सी। जिन लोगों को एपिलिप्सी हो उनको अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। So person suffering from epilepsy should avoid the alcohol। थर्ड जो डिज़ीज़ है दैट इज़ अल्जाइमर डिज़ीज़। अल्जाइमर जो है इन 1907 में जो है वो डिज़ीज़ को उसको डिस्कवर किया था एलियस अल्जाइमर ने। इट इज़ करेक्टराइज बाय द डिक्लाइन इन द ब्रेन फंक्शन, यानी जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। इट्स सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज डिजीज़ दैट कॉज डेमेंशिया, मेमोरी लॉस। तो वो कहती हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेमेंशिया होती है। देयर इज़ a genetic predisposition or to disease in some people, so it tend to run in the families, यानी genetic disease है। There is also evidence that high level of aluminium may contribute to the onset of disease। तो ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में ये बीमारी होती है उनमें एलुमिनियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी वैसी कोई फूड खा रहे हैं या वो किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पानी में एलुमिनियम बहुत ज़्यादा है, तो वो उनकी डाइट का हिस्सा बन गया, उनकी जिस्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। देयर इज़ ऑल्सो डिक्लाइन इन द ब्रेन फंक्शन विद एज। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन, यानी ड्रग का आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन पर क्या असर होता है। तो निकोटीन का जो है इफ़ेक्ट आपको बताया हुआ है, जो कि उसमें तंबाकू में होती है, सिगरेट में होती है। निकोटीन अफेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सीएनएस एंड पीएनएस, यानी साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आपको याद होगा हमने पढ़ी थी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ नोन एज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बाद वाली जो है दैट इज़ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो निकोटीन इसके ऊपर जाके इफेक्ट करती है। इट मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन निकोटीन रिसेप्टर्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जो काम एसिटाइलकोलिन ने करना था जो कि न्यूरोट्रांसमीटर था, निकोटीन उसकी जगह ले लेती है। अब क्योंकि वो उसकी जगह ले लेती है तो नर्व इम्पल्स प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो रही होती है। तो इससे क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। निकोटीन में इंड्यूस वॉमिटिंग एंड डायरिया एंड इवन में कॉज वाटर रेंटेंशन लेशन बाय किडनी, यानी पानी का लॉस भी जो है वो हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये निकोटीन हमें नुकसान देती है। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।